Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Today we are going to discuss about one gene one polypeptide hypothesis and Biddle and Totem experiment. अगर हम बात करें वन जीन वन पोलीपेप्टाइड की तो इसमें हमने ये डिस्कस करना है कि किस तरह जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं पोलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन के लिए और प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए। तो अब जीन क्या है, व्हाट इज़ जीन? अगर हम जीन की बात करें तो जीन इज़ अ स्पेसिफिक portion of our DNA, and we can say that gene is a specific segment of our DNA, and we can also say that gene is a sequence of a nucleotide in DNA present inside the chromosome जो कि बॉडी के डिफरेंट करेक्टर को कंट्रोल करता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जीन जो है वो आगे प्रोटीन की फॉर्मेशन देता है। तो हमारे पास साइंटिस्ट थे गैरेट एंड ब्रिटसन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिफरेंट फैमिलीज़ को स्टडी किया और उनमें डिजीज़ को देखा कि आया उनमें कौन कौन सी डिजीज़ हैं और फिर उन डिजीज़ का काज क्या है, क्या वजह है उसके पीछे, क्यों डिजीज़ हो रही हैं। और फिर वो कुछ ऐसी डिजीज़ थी जो स्पेसिफिक फैमिलीज़ के अंदर रन कर रही थी, और जो वो डिजीज़ जो स्पेसिफिक फैमिलीज़ के अंदर रन कर रही थी उनकी वजह क्या थी, वो थी रिसेसिव एलील, और रिसेसिव एलील उस डिजीज़ के साथ एसोसिएट थी। तो फिर उन्होंने अपनी फर्दर स्टडी को कंटिन्यू किया और फिर उन्हें एक रिज़ल्ट मिला, या फिर आप ये कह सकते हो कि उन्हें एक डिज़ीज़ मिली जिसका नाम था एल्केप्टोनेरिया। ठीक है, उन्हें ऐसी फैमिलीज़ के अंदर एक डिज़ीज़ मिल गई, वो एक डिज़ीज़ के पास पहुंच गई जिसका नाम था एल्केप्टोनेरिया। एल्केप्टोनेरिया डिजीज़ क्या है? एल्केप्टोनेरिया पेशेंट वो थे जिनके यूरिन में होमोजेनेस्टिक एसिड प्रेजेंट था। अब जैसे यूरिन को पास आउट किया जाता था तो ये एयर के साथ एक्सपोज होता था। जब एयर से एक्सपोज हुआ, एयर में क्या प्रेजेंट थी, ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, तो ऑक्सीजन के साथ ही क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडेशन के बाद फिर जो यूरिन का कलर था वो ब्लैक हो गया। तो एल्केप्टोनेरिया डिजीज़ के पेशेंट वो थे जिनके यूरिन में होमोजेनेस्टिक एसिड प्रेजेंट था, और जैसे ही यूरिन को एयर में एक्सपोज किया जाता था तो उसका कलर ब्लैक हो जाता था। अब इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि उनमें एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं थे। ठीक है, उन पेशेंट में एंजाइम प्रेजेंट नहीं थे जिन्होंने होमोजेनेस्टिक एसिड को कैटालाइज करना था या फिर ब्रेक डाउन करना था। अगर हम नॉर्मल बंदे की बात करें तो नॉर्मल बंदे में क्या था, होमोजेनेस्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, लेकिन उसमें एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं जो उस होमोजेनेस्टिक एसिड को ब्रेक डाउन कर देते हैं, कैटालाइज कर देते हैं। लेकिन एल्केप्टोनेरिया डिजीज़ के पेशेंट में क्या था कि उनमें एंजाइम प्रेजेंट नहीं थे जिन्होंने कैटालाइज करना था या ब्रेक डाउन करना था होमोजेनेस्टिक एसिड को। अब वो एंजाइम कौन सा था? वो एंजाइम था होमोजेनेटिक डी ऑक्सीजिनेज। ठीक है, उस एंजाइम का क्या नाम था, होमोजेनेसिक डीऑक्सीजिनेज। तो ये एंजाइम एल्केप्टोनेरिया डिजीज़ के पेशेंट में एब्सेंट था। ये जो रिजल्ट था गैरेट एंड ब्रिटसन का, ये रिलेट करता है मेंडल के साथ। तो इससे फिर ये कंक्लूड हुआ कि जीन ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम, और अगर जीन्स के अंदर म्यूटेशन आ गई तो बॉडी के अंदर एंजाइम नहीं बनेगा। जब बॉडी के अंदर एंजाइम नहीं बनेगा तो डिजीज़ कॉज होगी, क्योंकि जीन ही रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम। जब बॉडी के अंदर एंजाइम बनेगा तो एंजाइम क्या करता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होता है, वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। जब जीन्स के अंदर म्यूटेशन आ गई तो एंजाइम नहीं बनेगा, जब एंजाइम नहीं बनेगा तो बॉडीज़ के अंदर डिजीज़ होंगी, वो फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो इसी चीज़ को आगे लेके चले बीडल एंड टॉटम। बीडल एंड टॉटम ने एक्सपेरिमेंट किया न्यूरोस्पोरा के ऊपर। न्यूरोस्पोरा बेसिकली क्या है, ये एक फंगस है और स्पोर प्रोड्यूस करती है। इन्होंने क्या किया, स्पोर्स लिए और स्पोर्स को मिनिमल मीडियम के अंदर ग्रो करवाया, तो देखा ये स्पोर ग्रो करके। अब मिनिमल मीडियम क्या है? ठीक है, इन्होंने दो तरह के मीडियम लिए, एक मिनिमल मीडियम लिया और एक कंप्लीट मीडियम लिया। मिनिमल मीडियम में हम वाइटामिन देते हैं, साल्ट देते हैं और कार्बन सोर्सेज देते हैं, जबकि कंप्लीट मीडियम में हम वो तमाम चीज़ें देते हैं जो कि स्पोर्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती हैं या उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं। तो इसमें हम अमीनो एसिड को भी डाल देते हैं। तो जब मिनिमल में हमने देखा तो स्पोर की ग्रोथ होगी। अब हमने इन स्पोर्स को लिया और इन स्पोर्स में से हमने एक्स रेज को पास करवाया। एक्स रेज को हमने पास क्यों करवाया? एक्स रेज को हमने पास इसलिए करवाया ताकि इनके डीएनए में चेंज लाया जाए। ठीक है, ताकि इनके डीएनए में चेंज लाया जाए। जब डीएनए के अंदर चेंज आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। तो अब जब हमने इन स्पोर्स में से एक्स रेज को पास करवाया तो अब ये कौन से वाले स्पोर्स बन गए, म्यूटेंट स्पोर्स बन गए। म्यूटेंट स्पोर्स क्यों बने? क्योंकि हमने इनके डीएनए में चेंज ले आए, क्योंकि जैसे हमने एक्स रेज पास की, यूवी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन थी, तो अब क्या इनके डीएनए में चेंज आ गया। चेंज जब डीएनए में चेंज आता है तो उसमें क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। तो इस वजह से हमने कहा ये कौन सी स्पोर्स बन के, म्यूटेंट स्पोर्स बन के। फिर हमने इन म्यूटेंट स्पोर्स को मिनिमल मीडियम के अंदर भी ग्रो करवाया और
कंप्लीट मीडियम के अंदर भी ग्रो करवाया। जब हमने इन स्पोर्स को मिनिमल मीडियम के अंदर डाला तब कोई ग्रोथ शो नहीं हुई, ठीक है, नो ग्रोथ। तब इन्होंने क्या किया, कोई ग्रोथ शो नहीं की। जब हमने इन्हीं म्यूटेंट स्पोर्स को कंप्लीट मीडियम के अंदर डाला तब इन्होंने क्या किया, ग्रोथ शो की, तब ये ग्रो कर गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुआ कि जब हमने पहले मिनिमल मीडियम के अंदर डाला था तब इनकी ग्रोथ होगी, लेकिन बाद में इनकी ग्रोथ क्यों नहीं हुई? पहले ग्रोथ इसलिए हुई थी क्योंकि हमने कार्बन सोर्सेज डाले थे और कार्बन सोर्सेज से उन्होंने क्या किया, इमाइनो एसिड बना लिए। अब यहाँ पे हमने क्या किया, डीएनए को चेंज कर दिया, क्योंकि हमने एक्स रेस पास की थी, डीएनए चेंज हो गया। अब इनके पास वो जीन डैमेज होगी जिसने इमाइनो एसिड बनाने थे, जिसने आगे ग्रोथ में हेल्प करना था, तो इस वजह से इनके अंदर ग्रोथ नहीं हुई और इनमें ग्रोथ होगी। अब फिर हमने देखा कि आया कौन से इमाइनो एसिड ने ग्रोथ करवाई, क्या चीज़ थी जिन्होंने ग्रोथ करवाई और क्या चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं हुई। तो इन्होंने क्या किया, सारे मिनिमल मीडियम लिए, ठीक है, ये सारे इसने डिफरेंट तरह के मिनिमल मीडियम को प्रिपेयर किया। प्रिपेयर करने के बाद हर एक में इन्होंने क्या किया, एक एक इमाइनो एसिड डाल दिया, डिफरेंट चीज़ें डाल दी। तो पहले में इन्होंने डाला पायरिडॉक्सिन, तब देखा तब ग्रोथ नहीं हुई। फिर दूसरा मिनिमल मीडियम था, उसमें इन्होंने नायसिन डाला तो भी ग्रोथ नहीं हुई। फोलिक एसिड डाला तो भी ग्रोथ नहीं हुई। कोलिन डाला तो भी इसने ग्रोथ शो नहीं की। आर्जिनिन डाला तो आर्जिनिन मिनिमल मीडियम के अंदर जब आर्जिनिन डाला तो इसकी ग्रोथ शो हो गई। न्यूक्लिक एसिड डाला तो भी ग्रोथ नहीं हुई। हाइपोफिलामेंट डाला तो भी ग्रोथ नहीं हुई। थायमिन डाला तो भी ग्रोथ नहीं हुई। तो डिफरेंट तरह के अमीनो एसिड इन्होंने टेस्ट ट्यूब्स के अंदर डाले, मिनिमल मीडियम के अंदर डाले और देखा कि आया कौन सी चीज़ थी जिसने ग्रोथ करवाई। तो जब आर्जिनिन डाला तब इसके अंदर स्पोर्स ग्रो कर गए। तो फिर हमें ये पता चला कि कौन सा अमीनो एसिड था जिसने ग्रोथ करवाई, वो था आर्जिनिन। आर्जिनिन अमीनो एसिड ऐसा था जिसने स्पोर्स की ग्रोथ करवाई। अब इसके पीछे रीज़न क्या थी? रीज़न ये थी कि ये आपके पास डीएनए सेगमेंट है, ठीक है, ये वाला क्या है आपके पास, डीएनए सेगमेंट। इस सेगमेंट में डिफरेंट तरह की जीन्स लगी हुई हैं, जीन क्लस्टर 1, जीन क्लस्टर 2, जीन क्लस्टर 3। अब जीन क्लस्टर 1 ने इनकोड किया हुआ है आर्जिनिन ई को। अब आर्जिनिन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम ई। इसी तरह जीन क्लस्टर 2 ने इनकोड किया हुआ है आर्जिनिन एफ को, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एंजाइम एफ। इसके बाद जीन क्लस्टर 3 है, इसने इनकोड किया हुआ है आर्जिनिन जी एंड आर्जिनिन एच, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम एच एंजाइम जी। अब जब हम बात करते हैं एंजाइम की, अब ये वाली जीन रिस्पॉन्सिबल है एंजाइम ई बनाने के लिए। जब एंजाइम ई बनेगा तो हमने अब क्या बनाना है, आर्जिनिन बनानी है। तो ग्लूटामेट पहले प्रिकर्सर प्रेजेंट है जो कि क्या बनाएगा, आर्जिनिन बनाने में हेल्प करेगा। तो जब आर्जिनिन ई जीन ने एंजाइम ई बनाया तो ग्लूटामेट कन्वर्ट हो गया इनटू ऑर्निथीन के अंदर। फिर इसी तरह दूसरी जीन आर्जिनिन एफ ने क्या किया, एंजाइम एफ बनाया तो एफ एंजाइम की प्रेजेंस में ऑर्निथीन कन्वर्ट हो गया इनटू सिट्रुलिन। फिर इसी तरह आर्जिनिन जी और आर्जिनिन एच ने दो तरह के एंजाइम बनाए, एक एंजाइम बनाया जी और एक बनाया एंजाइम एच। तो एंजाइम जी की प्रेजेंस में सिट्रुलिन कन्वर्ट हो जाएगा आर्जिनोससिनेट के अंदर। फिर आर्जिनोससिनेट एंजाइम एच की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर्जिनिन बन जाएगा। तो अब यहाँ पे ये देखें किस तरह एंजाइम के प्रोसेस में आर्जिनिन बना। अब अगर कोई भी एक जीन, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ ये जीन नहीं थी, ठीक है, अब ये जीन नहीं है तो क्या होगा, एंजाइम एफ नहीं बनेगा। जब एंजाइम एफ नहीं बना तो क्या हुआ, जब ये नहीं बनेगा तो ऑर्निथीन कन्वर्ट नहीं हो पाएगा सिट्रुलिन के अंदर और फिर आगे ये सारा प्रोसेस जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। ग्लूटामेट कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्निथीन के अंदर, क्यों, क्योंकि इसके पास एंजाइम ई है। लेकिन एंजाइम एफ अगर नहीं बना, क्योंकि ये जीन पीछे से क्या होगी, म्यूटेशन आ गया, इनके कोई भी जीन के अंदर चेंज आ गया या ये डिफेक्टेड होगी, तो अब ये जीन ये वाला एंजाइम नहीं बनाएगी। जब ये एंजाइम नहीं बनेगा तो ऑर्निथीन कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा सिट्रुलिन के अंदर। तो इस तरह जो है वो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम और पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।